जिन कोरिया में रहने वाला एक एवरेज हाई स्कूल का लौंडा है, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत ज्यादा ताकतवर लड़का है जो कि पूरी तरीके से एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने घर में अकेला रहता है और उसके सबसे करीब के रिश्तेदार उसके दादाजी थे, जो कि बचपन में ही दूध लाने के बहाने लापता हो गए थे। इतनी मुश्किल से भरा बचपन होने के बावजूद भी जिन एकदम बहुत ही नेक दिल और सबकी मदद करने वाला लड़का है। इसके पास इतनी पावर होने के बावजूद भी आज तक इसने अपनी शक्तियों को कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। सुबह सुबह जिन सोकर उठता है और देखता है कि उसकी घड़ी तो टूटी हुई है, और तभी उसे याद आता है कि आज तो उसे गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था। वो बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है और अपनी बाइसिकल पर बैठकर अपनी पूरी ताकत से बेहद खतरनाक तरीके से गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट की अरीना की तरफ भागने लग जाता है। लेकिन ऐसा करने वाला जिन कोई अकेला आदमी नहीं था, क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के चर्चे पूरे शहर में थे। इस टूर्नामेंट को पूरे कोरिया में और लोग भी इसे बहुत एंजॉय करते हैं देखने में। ऑर्गेनाइजर ये दावा करते हैं कि जो कोई भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसकी मनपसंदी कोई भी विश बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जिन ट्रैफिक से बचते हुए अरीना की तरफ भाग रहा होता है कि इतने में रास्ते में उसे एक बाइकर दिखता है। जिन सबसे पहले उस बाइकर को अनदेखा कर लेता है, लेकिन तभी जिन का ध्यान एक बूढ़ी महिला पर जाता है जो कि पता नहीं क्यों पर रो रही थी। उस लड़की ने मेरा पर्स चुरा लिया। उसके बाद जिन सोचता है कि मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ, तो मुझे इस दादी की हेल्प करनी चाहिए। तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस चोर के पीछे लग जाता है। वो उस महिला की मदद करने का फैसला करता है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और लेट होने के बावजूद भी अपने बाइकर का पीछा करने लग जाता है। ट्रैफिक को चीरता हुआ जिन लगातार अपने आगे बढ़ा था, यहाँ तक कि मौत को चकमा देकर ट्रक के ऊपर से कूद जाता है। आखिर में वो वहाँ तक पहुँच चुका था जहाँ पर कि बाइकर भी था। वो सबसे पहले बाइकर की बैक पर चढ़ता है और उसे काट देता है। जिन छलांग लगाकर अपनी साइकिल पर वापस आ जाता है और चोर को पकड़ने के लिए साइकिल को कुदाकर एक ऊंची रोड पर लाता है। लेकिन तभी जिन के सामने एक अजीब सी लड़की आती है जो कि पता नहीं क्यों पर कुछ हट्टे कट्टे पहलवानों की मसल को देख बिल्कुल बावली हो रही थी। वो लड़की एकदम सिम थी और वो सिर्फ उन बॉडी बिल्डर की मसल्स को ही निहार रही थी। जिन उसे 100 बार हटने को भी कहता है, पर वो लड़की तो उनकी मसल देखने में कुछ ज्यादा ही खोई थी। और उसके बाद जिन ना चाह कर भी उसे सीधा ही मुंह पर ठोक देता है। उसके बाद वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाता है। हालांकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो लड़की काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो लड़की सबसे पहले जिन पर अपना छाता फेंककर मारती है और उसकी साइकिल को भी बर्बाद कर लेती है, जिस वजह से जिन नीचे गिर जाता है। वो उसके पास आती है और उसका कॉलर पकड़ बोलती है कि आखिरकार उसके टूटे हुए चश्मे का पैसा कौन भरने वाला है। जिन अपने सूजे हुए चेहरे से उसे बताता है कि वो एक चोर का पीछा कर रहा है जो कि एक बूढ़ी दादी का पर्स छीनकर वहाँ से भाग रहा है। और ये सुनकर उस लड़के का दिल भी पिघल जाता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे और उसको मार गिराएंगे। उसके बाद वो दोनों ही अपनी साइकिल पर पीछा करते हैं उस चोर का, पर उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि वो चोर कुछ ज्यादा ही स्पीड में था। जिन साइकिल रोककर लड़की से कूदने को कहता है और उसे पकड़ने ही वाला था कि इतने में साइकिल बोर्ड से टकरा जाती है। बाइकर हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो यही सोच रहा था कि उसके पीछे अब कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन तभी सामने से एक लड़का उसे चुपचाप एक मुक्का मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और यही हमें पता चलता है कि वो तीनों ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके बाद वो तीनों ही टूर्नामेंट की जगह पहुंचते हैं और रेस्टरूम में जिन लड़के को अपना नाम बताता है, जिसके बाद लड़का भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है उसका नाम हान था। वो लड़का एक लोकल सी सुपरमार्केट में काम कर रहा था और लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम मीरा बताती है और बोलती है कि वो अपने फादर के डोजो में इंस्ट्रक्टर है। तभी टूर्नामेंट का एक ऑर्गेनाइजर आदमी वहाँ पर आता है और सभी को अरेना में आने को कहता है। वहाँ पहुँचने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो कि उनकी हेल्थ और पावर को मॉनिटर करेगा। और साथ ही में अगर कोई भी फाइटर फाइट के दौरान इंजर्ड हो गया और उसकी एचपी लो होगी तो तुरंत ही वहाँ पर उनके लिए मदद भेजी जाएगी। उसके बाद एक कमेंटेटर सभी पार्टिसिपेंट को कुछ रूल बताता है और बोलता है कि पहला रूल ये है कि कोई भी रूल नहीं है, यानी कि तुम किसी भी हथियार से अपने ओपोनेंट को पिटाई कर सकते हो और किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। मुकाबला शुरू होता है और थोड़ी देर तक तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हो कि आखिरकार उन्हें लड़ना कैसे है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि एक बैटल रॉयल है जिसमें वो जिसे भी चाहे उसे मार सकते हैं और आखिर में बचने वाला मुकाबला जीत जाएगा। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग कमजोर फाइटर को निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि वो उसे आसानी से पेल सकते हैं। कुछ ही पलों में सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स खुले सांड की तरह एक दूसरे पर वार करने लग जाते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कुछ अपने हाथों पैरों का यूज करते मारने के लिए, जिनमें से कुछ खतरनाक पार्टिसिपेंट्स भी थे जैसे कि साड़ी पहना हुआ लड़का और ये लड़की बिग शो और ये फड़ाकू बच्चा भी शामिल था जो कि सिर्फ अपने पंचों का यूज करके ही लगभग 5 आदमी को एक साथ ही पेल देता है। और उसके बाद मीरा भी अपनी लकड़ी की तलवार से एक के बाद एक करके फाइटर्स को मारी जा रही थी। आखिर में जिन भी अपनी पावर्स दिखाते हुए सिर्फ अपने किक्स के बलबूते ही सभी पे हावी हो रहा था। मुकाबला बस खत्म होने के कार पे था कि इतने में कमेंटेटर लास्ट मिनट में वाइल्ड कार्ड एंट्री की अनाउंस करता है। वहाँ एक गोरिल्ला जैसे आदमी मंसूक को लाया जाता है जिसके हाथ उसके जैकेट में बंधे हुए थे। वो मैदान में कूदने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और सिर्फ अपने पैरों के बलबूते ही सबको पेलना शुरू कर देता है। मंसूक के पास काफी क्रेजी पावर थी और जिन और हान भी उसकी स्पीड को देखकर बिल्कुल दंग हो चुके थे। उसके बाद वो एक फाइटर पर अपने पैर रखकर सभी को कमजोर होने के ताने देना भी शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर मीरा आकर मंसूक पर हमला कर देती है, लेकिन उसकी तलवार तो उसे छू भी नहीं पाती। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और इसलिए गुस्से में आकर मीरा उसके पेट पर वार
करती है, उसके चेहरे पर लात मार देती है। हालांकि इससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे पीछे ढकेल कर हंसने लगता है। तभी कहीं से जिन वहां आकर उसकी पैंट उतार देता है और सभी को उसकी रंग बिरंगी चड्डी के दर्शन करवाता है। मनसुख पीछे मुड़ता है और उसे पूछता है कि क्या उसे वो चड्डी पसंद आ गई, जिस पर जिन मना करते हुए वापस से उसकी पैंट छुड़ा देता है। उसके बाद मनसुख उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन जिन इतना ज्यादा तेज था कि उसके हमले के अगले पल ही उसने अपनी एल्बो मारकर मनसुख को इस बैटल में पहली बार घायल कर दिया था। उसके बाद मनसुख और जिन मुकाबला खत्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ आगे दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो दोनों टकराते मीरा जिन के पीछे आती है और उसके गर्दन मोड़ देती है, ये बोलते हुए कि अभी तक उसने उसकी तलवार वापस नहीं करी। और इसी के साथ मुकाबले का पहला राउंड भी खत्म हो चुका था। सभी की चोटों को उनके अंदर इंजेक्ट किए गए ब्रेसलेट की मदद से ठीक कर दिया जाता है और शाम के वक्त जिन मीरा और हान के साथ वापस आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार उन्हें उस टूर्नामेंट के बारे में पता कैसे चला। और वो ये भी बताता है कि एक आदमी उसे पार्क में मिला था और उसके बाद उसे लड़कर हारने के बाद वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मान चुका था। हान जवाब देता है कि उसके पास एक पीले बाल वाला लड़का आया था जिसने उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बदले पैसे देने का वादा किया है। और वही मीरा बताती है कि उसे अपने फैमिली का डोजो को आगे बढ़ाना है और तभी उसने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि तभी जिन उसकी तलवार को ध्यान से देखने के लिए उसे तलवार मांगता है, पर तभी मीरा उसे तलवार छीनने की कोशिश करती है और गलती से मीरा की कीमती तलवार नदी में गिर चुकी थी। इससे मीरा को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो जिन को तमाचा मार देती है। उसके बाद वो नदी में अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से तलवार ढूंढने लगती है, लेकिन जिन भी फ्लैशलाइट लेकर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ चुका था और मीरा उसको चांटा मारने के लिए माफी मांगती है और खुलासा करती है कि वो तलवार उसे उसके फादर ने तोहफे में मिली थी, जिस वजह से वो तलवार उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। उसके बाद वो तलवार ढूंढते रहते हैं, लेकिन उतनी लाइट उनके लिए काफी नहीं थी। लेकिन इतने में ही हान भी वहाँ पर आ चुका था, वो एक हैलोजन लेकर वहाँ पर आ चुका था और अब उनके पास काफी लाइट हो चुकी थी और आखिर में जाकर उन्हें तलवार भी मिल चुकी थी। अगले ही दिन वो एरिना में आते हैं और आज के दिन उनका फाइट 1 वर्सेस 1 होने वाली है। जिन तो लॉकर रूम में खराटे लेकर आराम से सो रहा था कि तभी वहाँ पर मनसुख रखकर उससे बोलता है कि इस बार उसे कुचल कर रख लेगा। कितने में ही वहाँ पर मौजूद चाइनीज लड़का उसके पास आता है और वो उसे तुरंत बोलता है कि उसे वहाँ से जाना चाहिए। कितने में तुरंत मनसुख उसे किक मारने लग जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर जिन उससे पीछे खींच लेता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। वो इतने में ही लड़ पाते कि इतने में कमेंटेटर अनाउंस करता है कि मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है। मीरा सबसे पहले मुकाबला करने के लिए जाती है और अपने ओपोनेंट को आसानी से मार देती है, जिसके बाद जिन का मुकाबला एक मोटे लड़के से होता है। जिन अपने किक्स के बलबूते ही उस मोटे लड़के को पेल देता है और अब अगला मुकाबला एक लड़की बिग शॉ और एक लड़के के बीच में था, जिसमें कि वो एकदम शानदार मूव का इस्तेमाल करते हुए लड़के को पीट देती है। उसके बाद पड़ाकू को रिंग में बुलाया जाता है, जो कि किताब पढ़ते पढ़ते ही अपने ओपोनेंट की सीट बजा देता है। और अब अगला मुकाबला हान और एक लड़के के बीच में होता है, जिसमें कि हान वन पंच मैन की तरह सिर्फ एक ही मुक्के में उस लड़के का काम तमाम कर देता है। और आखिर में चाइनीज लड़के और रंग बिरंगी चड्डी के बीच में मुकाबला होता है। लड़ाई शुरू होती है और लड़का उसके पेट पर दमदार वार करने लग जाता है और उसके चेहरे पर भी मुक्कों की बरसात करता है। पर मनसुख भी काफी ज्यादा खतरनाक था। सबसे पहले वो चाइनीज लड़का मनसुख को ऑरेंज की तरफ फेंक देता है, जिससे कि मनसुख को कुछ भी नहीं होता। वो अपना समय लेता है और वापस रिंग में आता है और अब मनसुख उस चाइनीज लड़के को पेलने वाला था। लड़का हवा में उसे लात मारता है, लेकिन तभी मनसुख अपना एक हाथ बाहर निकालकर उसकी किक को रोक लेता है और अब मनसुख उस पर वार करना शुरू होता है और लड़के के हमलों को रोकते हुए उसके शरीर और चेहरे पर गोलियों की रफ्तार से हमला करने लगाता है। वो उस पर पूरी तरह से हावी हो रहा था और उसके बालों को पकड़कर उसके सर पर लात मार देता है। फुल लड़के का गला पकड़कर उसे उठाता है और फिर से लगातार मारने लगता है। लड़का आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस पर अपने एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन रंग बिरंगी चड्डी उस पर पलट वार करते हुए उसे रिंग के किनारे कर देता है और वो लड़के के पास जाता है और उसे चांटे पे चांटे लगाता है और बोलता है अबे कर्नाटक, और बोलता है कि उसे माफी की भीख मांगनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और बोलता है कि वो चाहे उसे मार भी दे, वो उसे माफी कभी भी नहीं मांगने वाला। और उसके बाद मनसुख उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। वो उस पर लातों की बौछार करा था और अब मनसुख भी बिल्कुल पागल हो चुका था। वो सबसे पहले उस लड़के के हाथ को पीछे करता है और उसे उखाड़ फेंकने की धमकी देता है, जिसे देखकर वो लड़का भी बिल्कुल पागल हो चुका था। कि इतने में ही कहीं से जिन वहां पर आता है और मनसुख के चेहरे पर एक जोरदार सी लात मारता है और जिससे कि मनसुख बिल्कुल पागल हो चुका था और वो दूर जाकर गिरता है। और जब जिन भी फैसला कर देता है कि वो मनसुख को पेल देगा, वो मनसुख को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि इतने में ही हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजर के सभी लोग मनसुख को चारों ओर से घेर लेते हैं। मनसुख अब बिल्कुल पागल हो चुका था। वो गॉड एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी गॉड फॉर्म में आ चुका था। वो सबसे पहले कुछ डिमोनिक ऑरा को अपने आसपास समन कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत खतरनाक हो चुका था। और उसके बाद वो एक डीमन ऑरा को जिन की तरफ भी फेंकता है, पर इतने में ही ऑर्गेनाइजर का एक आदमी उसकी ऑरा को बिल्कुल खत्म कर देता है। जिन मनसुख को मारने के लिए ऊंचा कूदता है, पर इतने में ही कोई खतरनाक सी शक्ति जिनको अचानक से नीचे घेर लेती है और ये शक्ति किसी और की नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजर के बॉस की थी, जिसका नाम की पार्क था। पार्क एकदम खतरनाक आदमी था और इसीलिए ऑर्गेनाइजर के सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जिनको कड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद जिनको एक लॉकर रूम में फेंक दिया जाता है और जिनको तो कुछ परवाह ही नहीं थी। वो आराम से टीवी देख रहा था और मीरा का मैच देख रहा था। वो मीरा को चीयर कर रहा था और इस वक्त मीरा का मुकाबला लड़की बिग शो से था और लड़की बिग शो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगी और मीरा उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू
हो जाती है। लेकिन वो लड़की बिग शो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो उस पर तगड़े क्लोज लाइन और चॉक स्लैम मारने शुरू कर देती है, पर इतने में ही मीरा अपनी तलवार की हेल्प से उसके गलत चीज पर अटैक कर देती है और अब वो लड़की बिग शो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ जिन तो आराम से उसको चेयर करा था और अब जिन भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि इतने में टूर्नामेंट का बॉस वहाँ पर आ चुका था और वो जिन को बोलता है कि अगर तुम्हें टूर्नामेंट में वापस जाना है तो सबसे पहले तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी से लड़ना होगा और उसके बाद तुम टूर्नामेंट में वापस जा पाओगे। जिन रोने लगता है और बोलता है कि मुझे हरे बाल वाले नहीं बल्कि पीले वाले से लड़ना है क्योंकि उसने मुझे पार्क में हराया था। पर एक तमाचा खाने के बाद जिन मान जाता है। उसके बाद घर जाते वक्त वो रास्ते में हान और मीरा से मिलता है और उन्हें वो फ्रूट्स खाने को देता है जो कि उस भरे वाले लड़के ने उसे दिए थे ताकि मुकाबले में उसकी शक्ति बरकरार रहे। हालांकि वो उसे खाने से साफ इनकार कर देते हैं और घर वापस जाते हुए बच्चे कुछ फलों को खा लेता है, लेकिन सोते वक्त उसके मुंह से खून आने लगता है और काफी देर बाद उसे पता चलता है कि सभी के सभी फल तो जहरीले थे। अगले दिन का पहला मुकाबला हान और पड़ाकू के बीच में होता है, लेकिन एरिना में जिनका कोई भी अता पता नहीं था। वो दोनों रिंग के अंदर आते हैं और पड़ाकू हान की फाइटिंग स्टाइल और उसके स्पेशल मूव्स के बारे में अपनी किताब में पढ़कर उसे सुनाने लगता है। पड़ाकू बताता है कि वो अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरह से पढ़कर उनकी फाइटिंग स्टाइल को समझ लेता है ताकि बाद में जाकर वो उनकी पुंगी बजा सके। और उसके बाद उस पड़ाकू बच्चे और हान के बीच मुकाबला शुरू हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात करना शुरू करते हैं। उन दोनों का मुकाबला काफी खतरनाक तरीके से समन हो रहा था। अचानक से ही वो पड़ाकू बच्चा अपने बैट को समन करता है और उसके बाद ही हान की पिटाई करना शुरू करता है। अचानक से मैच के बीच में ही वो पड़ाकू बच्चा गिर जाता है कि इतने में हान उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो अपने बैट से उसे ठोक देता है। इतने में वो पड़ाकू बच्चा हान से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझ पर वार क्यों नहीं किया। हान बोलता है कि मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है और मैं किसी भी गिरे हुए आदमी पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। और ये सुनकर ही उस पड़ाकू के मन में वो हान को लेकर रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों वापस से खड़े उठते हैं और उसके बाद पड़ाकू बच्चा अपने बैट की तगड़ी तरीके से समन कर देता है। वो अपने बैट की लास्ट पावर को समन करता है और हान पर लगभग किलो के हिसाब से मुक्के बरसाना शुरू करता है। हान की बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब हान डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को पूरी तरीके से सीरियसली लेगा। वो सबसे पहले अपने गॉड आरो को समन करता है और अपनी गॉड की पावर को भी बिल्कुल अचीव कर देता है। उसके बाद वो पड़ाकू पर एक के बाद एक करके मुक्के बढ़ाना शुरू करता है। इससे पहले वो अपना लास्ट मूव कर पाता वो देखता है कि पड़ाकू तो रिंग के नीचे गिर चुका है, यानी कि हान जीत चुका है और अब हान को भी विजेता घोषित किया जाता है। वो दोनों अगले मुकाबले के लिए रिंग से उतर जाते हैं जो कि जिन और हरे बालों वाले लड़के के बीच में होने वाला है। हरे बालों वाला लड़का तो रिंग के अंदर आ चुका था, लेकिन जिन का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। मेरा सोचने लगती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है क्योंकि जिन तो किसी भी हालत में मुकाबले को छोड़ेगा नहीं। कमेंटेटर्स घोषणा करते हैं कि हरे बालों वाला जीत जाएगा क्योंकि जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं था कि ऐन वक्त पर जिन स्टेडियम में आता है और दौड़कर रिंग के अंदर चल पड़ता है। उसके बाद कमेंटेटर्स रूल्स को समझाने लगते हैं और बोल कि जीतने वाला मैच आसानी से हार जाएगा क्योंकि हरे बालों वाला लड़का उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजर था जिनको सिर्फ एक बार ही उसे जमीन पर पटकना होगा, जिसके बाद जिन ही विनर बन जाएगा। और उस ऑर्गेनाइजर को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। मुकाबला शुरू होता है और जिन अगले ही पल उसके सामने आकर उसका चश्मा उतार देता है और ये बोलता है कि लड़ाई के दौरान ये टूट सकता है और फिर उसे धक्का देता है और वो गिर भी जाता है। ये देखते हुए कमेंटेटर दंग रह चुका था और बोलता है जिन मोरी मुकाबला जीत चुका है। और वहीं दूसरी तरफ वो हरे बालों लड़का ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और जिन को मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन बचते हुए उसे लात मारकर रिंग के किनारे फेंक देता है। हरे बालों वाला अपना आपा खो बैठता है और अपने अंदर मौजूद एक्स पकड़े हुए जोकर जैसे शैतान को बाहर ले आता है। जिन उससे बचाकर भागने की कोशिश करता है तो वहीं जोकर उस पर लगातार उसे मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वो जोकर की एक्स पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। उसके बाद वो जोकर जिनको पिचकाने वाला होता है कि अचानक से वो गायब हो चुका था। जिन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसे पकड़ लिया है और तभी पार्क उसके बगल में से गुजरते हुए बोलता है कि उसकी इस हरकत के लिए उसकी 3 महीने की तनख्वाह काट ली गई है। पार्क जिन के पास जाता है और बोलता है कि तुमने हरे बालों लड़के को हरा लिया है और कांग्रेचुलेशन करता है और बोलता है कि उसे दोबारा से टूर्नामेंट में रख लिया गया है। वो सभी घर वापस जाते हैं और लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ी बच गए हैं जो कि सेमीफाइनल में लड़ेंगे। घर वापस जाते वक्त रास्ते में एक नीले बालों लड़का जिसका नाम तो मैं भूल गया इसलिए मैं उसे नन्नू बुलाऊंगा, उनके पास एक बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी से आता है और घुटने पर गिरकर मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। ये देखकर तीनों लोग बिल्कुल तंग हो चुके थे। असल में लड़का कोरिया का एक बहुत ही मशहूर मार्शल आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर है। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है और नन्नू को पहली नजर में ही मीरा पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उसे शादी करना चाहता है। वो सीधा ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। वो ना बोल सकती थी, लेकिन उसका मकसद अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना था जो कि मून स्वॉर्ड स्टाइल को अपनी पूरी की पूरी जनरेशन में आगे बढ़ाना है। इसीलिए वो सोचती है कि इन्फ्लुएंसर मेरी मदद कर सकता है, पर ये इन्फ्लुएंसर बिल्कुल एकदम ट्रैश डमसा आदमी था। नन्नू उससे अपनी पूरे इन्फ्लुएंस से पूरे कोरिया में फैला सकता है, तो वो उसे शादी करने से मना नहीं कर पाती और उसे हाँ कर लेती है। पर मीरा को वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिन तो पूरे तरीके से इसके खिलाफ था क्योंकि शादी करने का मतलब था कि उसे टूर्नामेंट से अपना नाम हटाना होगा। वो उसे डोजो में जाकर भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपना काम से काम रखने के हक
दरवाजा बंद कर देती है। वो तुरंत बाहर जाता है और टेलीफोन बूथ पर जाकर हान को पूरी की पूरी बातें बताते हैं। और दूसरी बात, हान जो कि बहुत सारी जॉब करके अपने एक्स्ट्रा टाइम करके वो अपने दोस्त के कैंसर का इलाज करवा सके, इसके लिए पैसे इकट्ठा करा था। वो उसे बोलता है कि ये सब कुछ मीरा का पर्सनल मैटर है, इसीलिए वो उसमें उन्हें बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। जिन आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले ही हान उसका फोन काट देता है। और अगले ही दिन जिन बिना बुलाए मीरा की शादी में पहुंच चुका था और उसकी बहन के बगल में जाकर बैठ जाता है। मीरा की बहन रो रही होती है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि मीरा तो नुन्नू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिन उसकी बहन को बताता है कि वो मीरा का दोस्त है और वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया है। अंदर जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि किसी को भी बिना इनविटेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जिन वहाँ पे जाने लगता है यह देखते हुए कि वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे मुड़कर उनके बीच में से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरीके से नाकामयाब हो चुका था। वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हान वहाँ पर आ चुका था और सिर्फ एक ही पंच में उनका सिपाया कर देता है। उसके बाद वो दोनों ही हीरो की तरह अंदर एंट्री मारते हैं। नुन्नू सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है और उनसे बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन देखता है कि उन दोनों ने पहले ही सिक्योरिटी को ठिकाने लगा दिया है। जिन उसे बोलता है कि वो मीरा से शादी करके उसे धोखा दे रहा है क्योंकि वो तो मून स्टाइल के लिए कुछ भी नहीं करने वाला। और सुसु ये सुनकर बिल्कुल गुस्से में आ चुका था। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर उन पर मारने लगता है। हान उसे रोकता है और जिन को मीरा के पास जाने को कहता है। जिन मीरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे खुद पर या फिर अपने पिता की सिखाई गई कला पर भरोसा नहीं है, और अगर है तो वो अपनी पूरी उम्मीदें खोकर एक ऐसे इंसान से शादी क्यों करने जाती है जिसे ना तो वो पसंद करती है और ना ही तो वो उसे प्यार करती है। और ये सुनकर मीरा को गुस्सा आता है। वो उसे मुक्का मारने लगती है कि तभी कि उसके चाचा, जिसे कि वो अपने पिता जैसे मानती है, वो उसके बीच आ जाती है और बोलना शुरू करते हैं कि जिन कुछ गलत नहीं बोल रहा। और कुछ ही देर में उसे भी एहसास हो चुका था कि उसके पिता ने उसे ही मून स्टाइल आगे बढ़ाने को कहा था, ना कि उसके चाचा को। इसका मतलब ये था कि उसके पिता को मीरा पर पूरा भरोसा था और मीरा को भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था। उसके बाद मीरा नुन्नू के पास जाती है और उसे माफी मांगते हुए बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर नुन्नू बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपना आपा खो बैठता है और पागलों की तरह हंसना शुरू कर लेता है और वो अचानक से अपने अंदर मौजूदा समुराय को बाहर ले आता है, जैसा कि मुकाबले में उस हरे बालों वाले ने किया था। जिन नौरहन पीछे हट जाते हैं, लेकिन मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके वार को पूरी तरह से सह लेती है, फिर मून स्टाइल का इस्तेमाल करके उसकी पूरी की पूरी बत्ती को गिरा देती है और उसे खत्म कर देती है। वो बाहर आ जाते हैं और मीरा उन्हें उसे शादी बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और जिनसे बदतमीजी के साथ पेश आने के लिए उसे माफी भी मांगती है। कि इतने में ही नुन्नू बगल से मीरा की तलवार को लेकर भाग जाता है और जिन उसका पीछा करता है, लेकिन मीरा उसे रोक देती है और बोलती है कि अब मून स्टाइल को फैलाने के लिए कि उसे उस लकड़ी की तलवार की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले ही दिन सेमीफाइनल होता है और जिन हर बार की तरह देरी से उठता है और दौड़कर स्टेडियम तक पहुंचता है। वो मीरा और हान की फाइट देखने के लिए ऐन वक्त पर पहुंचता है, लेकिन जब वो एरिना में देखता है तो वो पूरी की पूरी सदमे में था, क्योंकि रिंग में हम देखते हैं कि हान मीरा को बहुत बेरहमी से पीट रहा है। हान की पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है और जिन ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। मीरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी और उसी के साथ साथ अब हान अपना आखिरी वार करने के लिए पूरे का पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन तभी रेफरी उसे रोक लेते हैं, ये बोलते हुए कि उसने मुकाबला पहले ही जीत लिया है। हान का ऐसा बर्ताव देखकर जिन बिल्कुल दंग रह चुका था। वो उसके बगल में से गुजरता हुआ अपने सेमीफाइनल मुकाबले करने के लिए जाता है। जिन रिंग पर चढ़ता है और उसका ओपोनेंट बोलता है कि वो जिन की फाइटिंग स्टाइल को पहले से जानता है, इसीलिए वो उसे आसानी से मार देगा। हालांकि जिन बातचीत के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था और मैच शुरू होते ही वो सबसे पहले उसके ओपोनेंट के वारों को डॉज करता है और एक ही बार में जीत जाता है। और अब जिनका पावर लेवल वन पंच मैन जैसा बन चुका था। वो कमरे में वापस जाता है जहाँ पर कि मीरा का इलाज चल रहा था। मीरा उसे बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन हान को लेकर काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग तो दोस्त थे। लेकिन मीरा बोलती है कि उसमें उदास होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो हान से कमजोर थी, इसीलिए वो हार गई। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिन फैसला करता है कि वो हान से बदला लेगा मीरा का और उसे फाइनल्स में हराएगा। अगले दिन वो दोनों रिंग में आ चुके थे और अब मुकाबला शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उसके बाद हान जिन पर मुक्के बढ़ाना शुरू करता है और उन दोनों के मुक्के और किक्स बस एक दूसरे पर बरसे जा रही थी। उन दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा शानदार चल रही थी कि तभी हान जिन पर हावी हो जाता है और उसके पेट पर मुक्का मारने लग जाता है। वो उसे पंच भी करता है और उसे पीछे ढकेल लेता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि उसने मीरा के साथ जो कुछ भी किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो हान की तरफ दौड़ता है और उसके बाद हान भी उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस तक पहुंच पाता इतने में ही जिन उसके मुक्के से बचकर उसे एक दमदार किक मारता है, जिसे हान रिंग के किनारे जा गिरता है। जिन उसके पास जाता है और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। हान उसे माफी मांगता है और बोलता है कि उसने तो उन्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं माना था, और जिसके बाद वो उसे लात मारकर अपने स्पेशल इस्तेमाल करता है, जिसमें वो सबसे पहले जिन के पेट पर मुक्का मारता है और फिर तूफान बनाकर उसे उड़ा देता है। वो उस पर मुक्कों की बरसात कर लेता है और हालांकि इसके बाद भी जिन हार नहीं मानता, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों हान और जिन अपने आखिरी मुकाबला करते हैं और अपने आखिरी कॉम्बो का यूज करते हैं और इतने में हान फिर से जिन को एकदम जोरदार पंच करता है और रेफरी जिन के लिए काउंटिंग शुरू कर देता है। और वहीं पर हान भी पूरी तरीके से थक चुका था, पर तभी वहाँ पर पार्क आता है और वो हान को बोलता है कि हमें माफ करना, हम तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा पाए। और इस सुनकर हान को बहुत बड़ा सदमा लगता है और अब उसके शरीर ने काम
काम करना बंद कर लिया था। असल में हान ने पार्क से उसके दोस्त को बचाने के लिए विनती करी थी, क्योंकि वो टूर्नामेंट के खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकता था और सिर्फ पार्क की एक मेडिकल टेक्नोलॉजी ही उसके दोस्त को कैंसर से बचा सकती थी। पार्क ने उसके साथ एक सौदा किया था कि वो उसके दोस्त को टूर्नामेंट खत्म होने तक लाइव स्पोर्ट पर जिंदा रखेगा, लेकिन उसे सेमीफाइनल और फाइनल्स में बहुत धुआंधार तरीके से लड़ना होगा। और यही कारण था कि उसने मीरा को बहुत बेरहमी से पीटा हुआ था। लेकिन अब जब उसका दोस्त ही नहीं रहा तो उसके पास लड़ने की अब कोई वजह ही नहीं रह गई है, इसीलिए वो रिंग पर ही गिर जाता है। जिन उठता है और हान पर बहुत तगड़े तरीके से हमला करना शुरू करता है। सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुका था, जिनके अटैक को बस डॉज ही कर पा रहा था। जिन इसका फायदा उठाते हुए उसके लीवर पर मुक्का मारता है और उसके चेहरे पर लात मारने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मीरा आकर उसे रोक लेती है। जिन अपना वार रोक लेता है और हान होश में आ चुका था। मीरा उसे पूछती है कि वो उसके साथ तो बहुत अच्छी तरीके से रहा था और अब उसे क्या हो गया। रेफरी बोलता है कि मुकाबले को ऐसे बीच में से नहीं रोक सकते, लेकिन जिन उसे पीछे से ही दबोच लेता है। मीरा हान को लेटर दिखाती है जो कि आखिरी समय में उसके दोस्त ने उसके दिए थे। उसमें लिखा था कि उसे पता है कि वो मरने वाला है। वो हान जैसा दोस्त पाकर बहुत खुशकिस्मत है जो ये सब कुछ पता होने के बावजूद लड़ रहा है, लेकिन अब हान को अपने लिए लड़ना होगा। और हान ने सुनकर मुस्कुराता है और मीरा से मुकाबला खत्म होने तक उसे संभालने के लिए कहता है। और उसके बाद हान एक बार फिर से जिन से लड़ने के लिए वापस से रिंग में उठ जाता है, पर इस बार वो लोग दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह टकराने वाले हैं। वो लोग फिर से एकदम वापस से अपने मार्शल आर्ट को ट्राई करते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। वो लोग एक दूसरे से बहुत देर तक लड़ते हैं। इतने में ही लास्ट में जाकर हान अपने कॉम्बो का यूज करता है, पर इस बार जिन उसके लिए पूरी तरीके से रेडी था। जिन भी अपने स्पेशल मूव का यूज करता है और उसके बाद हान पर अटैक कर देता है। धूल के हटने के बाद हम देखते हैं कि हान तो रिंग पर पड़ा हुआ है, यानी कि अब इस टूर्नामेंट को जिन जीत चुका है और अब हान भी उन सभी को अपना दोस्त मान जाता है। टूर्नामेंट की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जिन और हान को मिल चुकी थी, पर थर्ड पोजीशन अभी भी खाली थी। और उसके बाद टूर्नामेंट का लास्ट मैच उस लड़के के बीच में जिससे कि जिन ने हराया था और मीरा के बीच में रखा जाता है ताकि किसी को थर्ड पोजीशन मिल पाए। उन दोनों के बीच का मुकाबला शुरू होता है। वो लड़का काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका था और मीरा भी अपनी मूव स्टाइल का यूज कर देती है उस लड़के पर, जिस कारण वो लड़का 1 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि जिन उसे काफी ज्यादा चीयर कर रहा है, शाबाश मीरा ऐसे ही करते रहो। और ये देखकर हान को काफी ज्यादा बुरा लगता है और बोलता है, अरे मैं नहीं जानता इसको, पता नहीं कौन पागल है। उन सभी का टूर्नामेंट बिल्कुल समाप्त हो चुका था और अब वो फाइनली पार्क में टहलने के लिए जाते हैं। अब उनका अगला टूर्नामेंट का मुकाबला 3 वर्सेस 3 होने वाला है, यानी कि वो सभी के सभी लोग अब टीम बनाकर लड़ सकते हैं। पर मीरा तो इस बात को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ आता क्या क्या वो इन पागल बुद्धू के साथ कैसे लड़ सकती है। जिन जो कि बिना कुछ सोचे समझे बस रिंग में कूद जाता है। जिन अपने दोस्तों से उनकी लड़ने की वजह पूछता है और हान बताता है कि मैं तो अपने दोस्त के लिए लड़ रहा हूँ। और इतने में ही मीरा बताती है कि मुझे मूव स्टाइल को पूरे वर्ल्ड में फेमस करना है। जिन बोलता है कि मुझे तो लड़ने में मजा आता है और इसलिए तो मैं लड़ता हूँ। उसके दोस्त उसके बारे में यही सोच रही थी कि आखिरकार ये किस टाइप का बुद्धू आदमी है। जिन रोड को क्रॉस करने के लिए जाता है कि इतने में उसके बगल से उसे एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है, जैसे कि उसके दादाजी की थी। वो पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अगले दिन शाम को जिन एक पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, लेकिन आदत से मजबूर जिन का ध्यान आसपास हो रही हलचल से भटक जाता है। वो एक बिल्ली को पकड़ने लगता है और योगा करने लगता है। कचरा उठाने में लोगों की मदद भी करता है और पेड़ में चढ़कर बच्चों के फंसे हुए गुब्बारों को छुटा देता है। तभी डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हालांकि वो गुलाटी मारते हुए अपने पैरों पर सही सलामत लैंड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी एड़ी में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तभी अचानक से वही बूढ़ा आदमी जो उसे सड़क पार करते वक्त मिला था उसके पीछे आ जाता है और जिनकी एड़ी में सुई भूक लेता है। जिन पहले तो बिल्कुल हैरान हो चुका था, लेकिन जल्दी उसे दर्द महसूस होना बिल्कुल बंद हो चुका था। जिन उसे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है, पर वो बूढ़ा आदमी ठीक वहाँ से वैसे ही भाग जाता है जैसे कि वो आया था। अगले दिन जिनके घर की घंटी बजती है और वो आधी नींद में दरवाजा खोलता है और देखता है कि मीरा और हान उसे मिलने के लिए आए हैं। मीरा देर से दरवाजा खोलने के लिए उस पर गुस्सा हो चुकी थी। वो उनसे पूछता है कि आखिरकार उन्हें उसके घर का पता कैसे मिला। मीरा बताती है कि उन्होंने टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर से पूछ लिया, जैसे कि उसने उसकी शादी के दौरान पूछा था। वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जिन अकेला रहता है और उसका घर एक कबाड़ खाने से कम नहीं है। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं और जगह जगह पर कचरा भी फैला हुआ है। वो दीवार पर टंगी हुई उसकी और उसके दादाजी की तस्वीर भी देखते हैं। जिन बताता है कि वो अपने दादाजी के साथ पहाड़ों में रहता था। उन्होंने बोला कि उसे स्कूल जाना चाहिए और इस वजह से वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके दादाजी उसे छोड़कर पहाड़ों पर वापस लौट गए। उसके बाद से ही वो यहाँ पर अकेला रहता है। मीरा को उसकी मम्मी और पापा के साथ भी तस्वीर मिलती है, लेकिन जिन बताता है कि ये मेरे फेक पेरेंट्स हैं और मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं है और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वो जिंदा भी है या फिर नहीं। जिनके दादाजी यानी कि परविशेष ने यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट के साथ उसकी फोटो खिंचवा दी थी, ताकि अगर वो किसी को भी अपने घर ले आए तो उन्हें ये न लगे कि जिन एक सीरियल किलर है। वो तीनों स्टेडियम की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में हान उन्हें बताता है कि उसकी पार्क के साथ कुछ बातचीत हुई थी, जिसमें उसने पार्क से हरे बायोवल्ली की शक्तियों के बारे में पूछा था। पार्क के हिसाब से भगवान काफी समय पहले ही मर चुके हैं, लेकिन दुनिया में अभी भी एक चीज है जिसे कि वो चाक्रा कहते हैं मौजूद है, और अगर वो अपनी पूरी जी जान लगा दे तो वो भगवान के बराबर की ताकत को महसूस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। वो उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि उसके आने वाले ओपोनेंट्स के पास ये शक्ति होने को हराने की बात नहीं होने वाली और उसे उसके लिए खुद को तैयार भी करना चाहिए। मीरा भी उसे बताती है कि जिनके घर आते वक्त रास्ते में उसे कमेंटेटर मिला था। वो उसे बताता है कि दरअसल में वो कमेंटेटर अंधा है
है वो भी मीरा की तरह तलवारबाज था, बस वो दूसरी स्टाइल को फॉलो करता था। उसे सब्जियां खरीदते वक्त मिला था जहाँ वो अपने परिवार के साथ आया था। वो ने बताती है कि उसने भी उसे चेतावनी दी थी और बोला था कि इस सब के पीछे कुछ बड़े आदमियों का हाथ है जिस वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और आखिर में जाकर वो स्टेडियम तक तो पहुंच ही चुके थे और लॉकर रूम में सारी टीम्स एक दूसरे से मिलती है और अब आने वाला मुकाबला भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। टूर्नामेंट में सभी की सभी नई टीमें आई काफी ज्यादा खतरनाक थी। हम देखते हैं कि पुराने कमेंटेटर को किसी ने मार दिया है और उसे एक खतरनाक ग्रुप के मेंबर ने मार दिया था उसी दिन जिस दिन वो मीरा से बातें करा था और वो आदमी तो कोई खतरनाक आदमी ही था। उसके बाद नया कमेंटेटर अनाउंस करता है कि राउंड शुरू होने वाला है। पहला राउंड ही जिनकी टीम का होता है किसी और टीम के साथ और वो टीम भी काफी ज्यादा खतरनाक थी जिसमें की सस्ती मीरा, सस्ता मनसुख और एकदम छपरी वाला लड़का भी शामिल था। इतने में ही सबसे पहले जिन राउंड करने के लिए आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि मैंने एक नई टेक्निक सीखी है। जिन काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो उससे बोलता है कि मैं इस छपरे के मुंह का नक्शा ही बिगाड़ दूंगा। जिन बोलता है कि मैंने एक नई टेक्निक को सीखा है जिसकी हेल्प से मैं गॉड की पावर को समन कर सकता हूँ। वो सबसे पहले अपनी बॉडी के हर एक प्रेशर पॉइंट को बताना शुरू करता है और अपना एक नया फाइटिंग स्टांस ले लेता है। ये देखकर तो उसकी ओपोनेंट की भी बिल्कुल फट चुकी थी और ये सब कुछ एक्यूप्रेशर वाले टेक्निक उसे पार्क में उस बुड्ढे ने ही बताए थे जिनके मुंह पर तो बिल्कुल 12 बज चुके हैं क्योंकि उसने सभी के सभी प्रेशर पॉइंट को गलत दबाया है। ये देखकर बाकी अरीना के सभी लोग बिल्कुल पागल हो चुके थे। इतने में ही वो छपरी लड़का मौका देखते हुए जिनको पीट देता है और उसके बाद जिनके शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया था क्योंकि उसने एक्यूप्रेशर गलत यूज कर दिए थे और पहला मुकाबला छपरी बालों वाला लड़का जीत चुका था। और अब टूर्नामेंट का पूरा बोझ मीरा और हान के कंधे पे था और जिनकी इस नौटंकीबाजी को देखकर वो बूढ़ा आदमी भी बहुत दुखी हो चुका था क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जिन इतना गधा आदमी है। और अब अगला मुकाबला हान और मनसुख 2.0 के बीच में होने वाला है। वो आदमी इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे एज पर्सन है। वो पूरे के पूरे 40 साल का है और उसके पास पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके बाद वो मोटा आदमी हान पर लात घुसे मारना शुरू करता है और हान तो बस उसे डॉज ही कर पा रहा था। वो उसे बैट से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह फेंकना शुरू करता है पर हान भी अपने लातों के भरोसे उस पर वार कर जा रहा था। पर उस सस्ते मनसुख के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। वो एक के बाद एक करके हान को बारी बारी करके पेले जा रहा था। वो उस पर आगे बढ़ता है लेकिन उसे पता नहीं था कि जो हान है वो साइतामा का सगा बेटा है। वो अपने पंच के साथ पहले ही रेडी था और उसके बाद वो मनसुख पर एक जोरदार पंच को जड़ देता है पर हान के किसी भी वार का यूज करके मनसुख को कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मनसुख को पेल देगा। मनसुख अपने चाकरा का यूज करता है और एक हैमर को समन कर देता है। वो उस हैमर से बार बार हान पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसके बाद हान भी अपने चाकरा का यूज करके उस हैमर को एक शॉट में ही तोड़ देता है। और अब फाइनली हान जीत चुका था और अब राउंड 1 वर्सेस 1 हो चुका था और अब लास्ट मुकाबला सस्ती मीरा और रियल मीरा के बीच में होने वाला है। वो दोनों ही अपनी लकड़ी की तलवार से एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं। उन दोनों की पावर लेवल बिल्कुल सेम था पर मीरा के पास काफी ज्यादा खतरनाक तरीके की फाइट्स थी और उसी के साथ साथ वो उसकी मूव्स को कॉपी कर रही थी कि इतने में हम देखते हैं मीरा जल्दी से अपने मूव स्टाइल का यूज करके उसकी तलवार को ही पेल देता है। पर इतने में वो सस्ती मीरा कहीं से अपने चाकरा का यूज करती है और एक बहुत बड़ी तलवार को समन कर देती है। वहीं जिन तो आराम से पिज्जा खाने में बिजी था और उसे पूरा का पूरा भरोसा था अरे ये तो उसे मार ही देगी। उसे तो बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी। वहीं रिंग में मीरा काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसकी ओपोनेंट ने एक बहुत बड़ी तलवार को समन कर दिया था और ये तलवार तो जिनकी मूंगफली से भी बहुत बड़ी थी। कितने में ही मीरा लास्ट बार अपने मून सेल का यूज करती है और फाइनली सस्ती मीरा को हरा देती है और फाइनली पहला मुकाबला जिनकी टीम ने जीत लिया था। वो लोग अब रिंग से बाहर आते हैं ताकि वो लोग टूर्नामेंट के बाकी बच्चे कुछ मैच को देख सके। अगला मैच बहुत खतरनाक टीम्स के बीच में होने वाला है जिसमें से की एक टीम तो काफी खतरनाक थी। उसमें सैम टू सैम एक MC स्टैन दिखने वाला बच्चा भी था क्योंकि वो सैम टू सैम उसके जैसा गाता है। उसके नाम काफी रिकॉर्ड थे। वो रिंग में आता है और उसके सामने एक मैजिशियन आ चुका था। उसके सामने वाला ओपोनेंट अपने मैजिक का यूज करके अजीब सा स्टार बनाता है हवा में। पर MC स्टैन तो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने चाकरा का यूज करके एक बहुत बड़ी शार्क को समन कर देता है और उसके बाद अपने शार्क को ऑर्डर देता है उस बच्चे को कच्चा चबाने का। पर इतने में ही अपने टीममेट को बचाने के लिए वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी पर MC स्टैन उसे अपना गाना सुनाकर उसे भी पेल देता है और उसके बाद उस लड़की के पास आकर उसके चेहरे पर 5-6 लाते मारना शुरू करता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से बुली करता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा ने जिनको रोक रखा था और वो बोलती है कि इस बार तुम रिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जिन बोलता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा। हान को कौन रोकेगा क्योंकि हम देखते हैं हान तो पहले ही रिंग पर आ चुका है। वो उस MC स्टैन को एक जोरदार लाते मारता है पर MC स्टैन भी कहाँ रुकने वाला था। वो फिर से अपना गाना गाना शुरू करता है और उसके बाद हान पर वार करने ही जा रहा होता है। इतने में ही कमेंटेटर उन दोनों के बीच आ चुका था और बोलता है कि अगर वो लोग थोड़े से भी आगे बढ़े तो उन दोनों को ही टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा। वो मैजिशियन लड़का फिर से जाग चुका है पर MC स्टैन फिर से अपना गाना गाना शुरू करता है और अपनी बेसुरी शार्क को भी समन कर देता है और वो फाइनली उस मैजिशियन को भी पेल देता है। MC स्टैन की टीम जीत जाती है और अब हान अगला मैच खेल नहीं सकता। इस टूर्नामेंट का अगला मैच काफी खतरनाक टीम के बीच होने वाला है जिसमें से कि पार्क LPO की टीम भी शामिल है। वो प्लेयर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो सबसे पहले रिंग में जाते हैं और पहला ही मैच हार चुके थे और उसके बाद अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। अगला मैच लड़की बिग शो और एक खतरनाक मिलिट्री वाले आदमी के बीच में होने वाला है। पार्क LPO से बोलता है कि उस मिलिट्री ऑफिसर को लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता
तो बेहतर यही होगा कि वो उसके वेट का उस पर ही उल्टा इस्तेमाल करे। और वो लड़की बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और सीधा ही रिंग के अरीना में निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो मिलिट्री ऑफिसर बिना रुके उस लड़की पर वार करने लग जाता है और उस जायंट को तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। इतने में ही हम देखते हैं कि लड़की भिक्षु काफी ज्यादा फास्ट थी। उसके बाद वो अपना लास्ट मूव करके ही अपना चाकरा का यूज करके उस जायंट को पेल देती है। इस टूर्नामेंट का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है और यही राउंड उनकी टीम का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। पार्क एलपीओ का ओपोनेंट एकदम खतरनाक आदमी था, वो बिल्कुल छपरी सा आदमी था। वो लोग रिंग में आते हैं और उसके बाद पार्क एलपीओ अपने ऑरा का यूज करता है। वो चाकरा काफी ज्यादा खतरनाक था, स्टेडियम में मौजूद हर एक आदमी उसे महसूस करवा रहा था। पर जब कभी भी पार्क अपने इस ऑरा और चाकरों को यूज करता था तो उसके ओपोनेंट डर के कारण ही रिंग छोड़कर निकल जाते हैं। पर उस गुंडे में शायद से दिमाग की थोड़ी कमी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने जैकेट में थोड़े बहुत पंखे छिपा कर लाया था, तो इसीलिए वो गुंडा रिंग में डटे रहता है और बोलता है कि वो पार्क को मसल कर रख लेगा, जिस पर पार्क भी हंसते हुए बोलता है कि देख लेंगे। इतने में हम देखते हैं कि वो गुंडा तो बिना रोके पार्क एलपीओ पर बस वार करना शुरू कर लेता है। पर पार्क एलपीओ अपने चाकरा का यूज करके और कुंफू का यूज करके उस पर लात घुसे बस मार ही जा रहा था। उस गुंडे का तो पार्क एलपीओ पर एक भी शॉट नहीं लग पा रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपना आपा खो बैठता है और अपने अंदर मौजूद चाकरों को बाहर निकाल देता है। उसका चाकरा काफी ज्यादा खतरनाक था और वो पार्क एलपीओ पर थोड़ा बहुत हावी तो हो ही रहा था। पर इतने में हम देखते हैं कि पार्क एलपीओ उस पर वार करने वाला था कि इतने में वो अपने चाकरा का यूज करके उसे दबोच लेता है। पार्क जल्दी से उस गुंडे के पीछे आता है और उसे लात मार देता है। अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके उसकी मूंगफली को भी पेल देता है। पार्क उस गुंडे के पीछे आता है और एक किक में ही उसे नॉकआउट कर देता है। तब जिन रियलाइज करता है कि जो पार्क ने हुडी पहनी है वैसे ही सैम उसके दादा भी पहना करते थे। जिनकी टीम तो अपने मन में यही सोची थी कि आखिरकार उन्हें भगवान की शक्ति कैसे मिल सकती है। कितने में ही हान बोलता है कि हमें सबसे पहले चाकरा पर कंट्रोल करना होगा। कुछ लोगों को चाकरा कंट्रोल करने में पूरी जिंदगी भी लगती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन भी काफी होती है। और पीछा खड़ा जिन बस चुपचाप था। वो बोलता है कि मुझे गॉड की शक्तियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी और की होगी ना कि मेरी, और मुझे अपने बलबूते पे शक्तिशाली बनना होगा। पर मीरा उसे बताती है कि अभी तक जिन ओपोनेंट्स के साथ भी हम लड़े हैं उनके पास सभी के पास चाकरा है और गॉड की शक्तियां भी, और अगर हम लोगों को टूर्नामेंट जीतना होगा तो हम लोगों को गॉड की शक्तियों पर कैसे भी काबू करना होगा। और उसके बाद जिन बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा और वो वहाँ से भाग जाता है। जिन काफी ज्यादा डिप्रेशन के ढोकले खा रहा था, उसे अपने मन में पार्क से हुई लास्ट मुलाकात याद आती है, जिसमें कि पार्क उसे बताता है कि उसके दादाजी की लास्ट लोकेशन यहीं पर दिखाई गई है और उसके लोकेशन पर उसके दादाजी के थोड़े बहुत खून के निशान भी मिले हैं और उनके बचने के चांसेस बिल्कुल 0 है, क्योंकि जिनके दादाजी भी गॉड की शक्तियों को यूज करते थे और इसी कारण ही इतनी तबाही मची थी। और उसके बाद जिन पार्क में खड़ा बस यही सोच रहा था कि इतने में हम देखते हैं कि जिनके पास पार्क एलपीओ आता है और वो उसे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जिन भी उसके साथ दोस्ती करने के लिए मान जाता है। पर इतने में ही पार्क एलपीओ अपने कुंफू का यूज करता है जिन पर और उसे लात घुसे मारना शुरू करता है। पार्क एलपीओ बताता है कि जब से शुरुआत से जिन को वो देखता आ रहा है तो उसे कैसे भी करके लड़ाई कर दी है। और उसके बाद जिन पार्क एलपीओ की एक किक को ब्लॉक कर देता है। हालांकि पार्क एलपीओ उसके ही ब्लॉक को उल्टा करके उसे पेल देता है। वो उसे मुक्का मारने वाला था कि इतने में वो रुक चुका था। वो जिन उसे पूछता कि आखिरकार तुम रुक क्यों गए, कि जिन आखिरकार तुम भी क्यों रुक गए, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि जिन भी अपनी किक से उसे ठोक सकता था पर वो दोनों ही रुक जाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में खड़े उठते हैं और पार्क एलपीओ बताता है कि जब से प्रीलिम्स में जिन को उसने देखा है तब से उसे खुजली मच रही है जिनके साथ लड़ने के लिए। उसके बाद वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं। जिनको कोई भी शिकायत नहीं थी। हालांकि वो एलपीओ की हुडी के डिजाइन के बारे में उसे पूछता है और एलपीओ से बताता है कि वो निशान जिनके दादाजी को सम्मान देने के लिए है। वो सही में बताता है कि उसके पिता बचपन में ही मर चुके थे और उसके बाद उसकी मम्मी ने उसे अंकल के पास छोड़ दिया था। वो अंकल के डोजो में रहता था और वो एलपीओ को बिल्कुल पराया मानते थे और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए एलपीओ को बहुत अकेलापन महसूस होता था। लेकिन एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बैठा था तब जिनके दादाजी डोजो में कूद कर आ चुके थे और उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो एलपीओ के दादाजी को जानते थे और वो दोनों मिलिट्री में साथ में भी थे। वो उसे फोटो भी दिखाते हैं जिसमें कि एलपीओ के दादा भी थे। उसके बाद वो उसे किताब पकड़ा देते हैं जिसमें कि कराटे के सीक्रेट टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था। एलपीओ के दादाजी ने उस किताब को खुद लिखा था और मरने से पहले उसे उन्हें दे दी। जिनके दादाजी उसे कभी भी न डरने के लिए बोलते हैं और किताब से लड़ने के लिए सीखते हैं ताकि वो भी एक ताकतवर आदमी बन पाए और अपने दादाजी का नाम रोशन कर पाए। अचानक से एलपीओ जिन के पीछे अपना हाथ लगा देता है और जब जिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे देखता है कि एलपीओ के हाथों में तो शार्क के दांत है। असल में वहाँ पर एमसी चैन वाला लड़का आ चुका था और वो वापस से अपने गाना गा रहा था और उसकी वहाँ पर बासली शार्क भी आ चुकी थी। पर एलपीओ तो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने अपनी पावर की हेल्प से उसे डॉज कर लिया था और उसके बाद वो जीगल को बोलता है कि वो वहाँ से चले जाए और अगर उसे कुछ भी चाहिए तो उसे रिंग में ही लड़ना होगा। और उसके बाद वो लड़का हंसकर वहाँ से निकल जाता है। इससे पहले जिन कुछ समझ पाता वो लड़का वहाँ से निकल चुका था। एलपीओ जिनको बताता है कि वो मछली वाला लड़का जिसका नाम की एमसी स्टैन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो उसके बाद उससे संभल कर रहने के लिए भी बोलता है। और जिन ने भी अब फैसला कर दिया था कि वो और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा और एलपीओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। कितने में हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजर जिसने कि जिन पर पहले हमला किया था वो एक पैसों के लिए तड़प रहा है। दरअसल उसकी पुरानी करतूतों की वजह से पार्क ने उसकी 3 महीने की तनख्वाह काट ली है। और उसके बाद वो हान के पास जाता है और हान उसे बढ़िया बढ़िया सा खाना खिलाता है। वो
उसे बताता है कि अगर वो उसे चाकरा कंट्रोल करने के बारे में सिखाएगा तो वो उसे हमेशा ही रात को बहुत अच्छा खाना खिलाएगा, जिस वजह से वो ऑर्गेनाइजर भी मान जाता है। हान और मीरा को एक नोटिफिकेशन आता है और आज हमें पता चलता है कि आज तो जिन का बर्थडे है। वो जल्दी से उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर कि जिन बहुत डिप्रेशन के ढोक लगा रहा था और अपने दादाजी की तस्वीर के आगे बैठकर वहाँ पर रो रहा था। वो उसे बहुत अच्छा खाना खिलाता और उसके बाद घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अगले ही दिन जब जिन सोकर उठता है तो उसे एक पार्सल आता है और वहाँ पर वो देखता है कि उस पार्सल में तो किसी ने जिनके दादाजी की फोटो भेजी है। जिनके दादाजी की कंडीशन बहुत बुरी है। उस पार्सल में एक लोकेशन का फोटो भेजा था और उसमें ये भी लिखा था कि वहाँ पर जिनको अकेले ही आना होगा। जिन बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और आज तो उनका मैच भी था। हान और मीरा बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार जिन गया तो गया कहाँ। कितने में उनके पास एक ऑर्गेनाइजर आती है और वो उसे बताती है कि उन लोगों को जल्दी से एरिना में जाना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इतने में ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अकेले ही एरिना का इस मैच को निपटा देंगे। पर तब जाकर उन्हें याद आता है कि इस मैच के लिए तो हान पर बैन लगा है, क्योंकि हान ने भी तो पिछले मैच में कुछ बेवकूफी कर ली थी। वो बीच मैच में ही टिपक गया था। वो मीरा को बोलता है कि आज का टूर्नामेंट तो तुम्हें ही संभालना होगा, तब तक मैं जिन को ढूंढकर वहाँ पर ले आऊंगा। उसके बाद मीरा रिंग में निकल आती है और आज का मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उसका मुकाबला कुछ हुडी पहने हुए लड़कों से होता है। वो लोग अपनी हुडी उतार रहे हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो बॉडी बिल्डर निकले हैं और वो बोलती है और मीरा लड़ोगी मुझसे। ये देखकर मीरा भी बिल्कुल बावली हो चुकी थी और वहीं पर हान जिनको ढूंढ रहा था। उन दोनों का मैच शुरू होता है। उसके बाद मीरा एक एक करके अपनी तलवार की हेल्प से उन लोगों पर वार करना शुरू करती है, पर उन बॉडी बिल्डर ने तो पूरी बॉडी पर तेल लगाया था और जिस वजह से मीरा का एक अटैक उन पर बिल्कुल भी नहीं लगता। अचानक से वो बॉडी बिल्डर मीरा के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है क्या वो उसकी तलवार से खेलना चाहती है। कि इतने में ही हम देखते हैं मीरा अपनी पावर का यूज करती है और उस बॉडी बिल्डर पर पेल देती है, पर वो बॉडी बिल्डर अभी भी नहीं रुकता। बॉडी बिल्डर का एक साथी उसे तलवार पकड़ा देता है और ये वही वाली तलवार जो कि नुन्नू ने मीरा से चुराई थी। उसके बाद वो लोग फिर से अपने अटैक करना शुरू कर लेते हैं। वो बॉडी बिल्डर मीरा की तलवार को एकदम से ही काट लेता है और उसे ताने मारना शुरू कर लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पास तो ये तलवार काफी सदियों से थी और तुमने आज तक इसकी रियल पावर को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। ये तलवार काफी ज्यादा खतरनाक होती है और जो कोई भी इसका मास्टर होता है ये उसी की ही बात मानती है। वो बॉडी बिल्डर अब अपने चाकरों को एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद मीरा भी अपने टोक के कॉम्बो का यूज करके उसे पेल देती है और उसकी तलवार को चुरा देती है। पर इतने में उसकी तलवार कहीं गायब हो जाती है और वापस उस बॉडी बिल्डर के पास आती है। वो बॉडी बिल्डर से बताता है कि ये तलवार अपने मास्टर को चुनती है, ना कि मास्टर अपनी तलवार को चुनता है। वहीं दूसरी तरफ जिन एक अजीब से कारखाने में जाता है और वहाँ पर जिनको अपने दादाजी दिखते हैं। वो जल्दी से अपने दादाजी के पास जाता है और अचानक से उसके दादाजी बहुत अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देते हैं और अचानक से ही फट जाते हैं। जिनको कुछ भी समझ आता और बेहोश हो चुका था। इतने में ही वहाँ पर कोई अनजान आदमी आता है और उसके बाद वो जिनकी बेवकूफी पर हंसना चालू कर देता है और वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद वो अपने बहुत से शैडो क्लोन वहाँ पर समन कर देता है जिनको मारने के लिए। उसके बाद वो आदमी जिनको ये भी बताता है कि जो रिंग में लोग वो भी उसी के लोग हैं और आज के दिन तो वो जिन के दोस्तों को पेल देगा। पर जिन बिल्कुल भी नहीं मानता। जिन अपनी पावर का यूज करके उन्हें पेल देता है। मीरा भी बहुत तगड़ी तरीके से पिट रही थी। मीरा को कुछ भी समझ आता। मीरा अब काफी घायल हो चुकी थी और अब मीरा तो उस मुकाबले को हारने वाली थी। इतने में ही मीरा अपने चाकरों को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है। अचानक से मीरा के चारों ओर एक बवंडर सा आ चुका था और मीरा ने गॉड फॉर्म को अचीव कर लिया था। वहीं उस पहलवान ने भी अपने चाकरों को एक्टिवेट किया था और अब उन दोनों का ही चाकरा एक्टिवेट हो चुका था। पर मीरा का चाकरा काफी खतरनाक था। उसके बाद वो एक ही वार में उस पहलवान की पिटाई कर देती है और फाइनली ये वाला मैच मीरा जीत चुकी थी। पर मीरा के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचा था एक और मैच खेलने के लिए, इसीलिए वो पास आउट हो चुकी थी। कितने में वहाँ पर जिन भी आ चुका था और जिन को देखकर सभी के सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद उसका ओपोनेंट उसे बताता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ कैसे गए और आखिरकार कारखाने में हुआ क्या। पर जिन का मूड बिल्कुल भी खराब था और उसके बाद जिन अपने लातों गुस्से को यूज करके अपने ओपोनेंट को 2 सेकंड में ही मार देता है और फाइनली ये वाला मुकाबला जिनकी टीम जीत चुकी थी। जिनके पास एक ड्रैगन वाला जुत्सु भी आ चुका था। उसके बाद जिनकी टीम पार्क के पास जाती है और उनसे पूछना शुरू करती है कि आखिरकार ये हुआ क्या और उन लोगों ने कौन से चाकरों को एक्टिवेट किया है। पार्क उन्हें बताता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गॉड को नहीं मानते बल्कि डीमन की पूजा करते हैं और उन लोगों का मानना ये है कि सबसे पहले उन लोगों को जो भी गॉड फॉर्म को यूज करते हैं उन्हें मारना चाहिए और उसके बाद वो लोग इस वर्ल्ड में डीमन को समन कर लेंगे। इसीलिए वो गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें मारना चाहते हैं। उसके बाद पार्क जिनको यही बताता है कि वो उसे उसके दादाजी की लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा क्योंकि इस वक्त तो वो लोग बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है और अगर इस वक्त गलती से भी पार्क ने जिनको अपने दादाजी की लोकेशन बता दी तो वो लोग काम को और भी बिगाड़ लेंगे क्योंकि जिनके दादाजी काफी ज्यादा खतरनाक आदमी थे। उनके पास पूरी की पूरी गॉड फॉर्म थी और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी थे। अगला दिन शुरू होता है और आज का दिन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आज का मैच जिनकी टीम और पार्क एलपीओ की टीम के बीच में होने वाला है। पहला मुकाबला शुरू होता है हान और लड़की रेसलर के बीच में। हान काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करा था पर लड़की के पास भी काफी निंजा टेक्निक्स थी। वो सबसे पहले हान के कान पर वार करती है पर उसे तो कुछ भी नहीं होता और उसके बाद हान अपने मुकाबले को खत्म करने जा ही रहा
होता है कि इतने में उसे चक्कर आ चुका था। हमें पता चलता है कि जो लड़की ने पहले मुकाबले में पहली बार अटैक किया था और उसके बाद लड़की मौका देखते ही हान पर अटैक कर देती है। हालांकि हान अपने सर को साइड कर देता है और उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट उसके कंधों पर पड़ता है। उसके बाद हान भी अपने चाकरा को एक्टिवेट कर देता है और एक के बाद एक करके उस लड़की को मार गिराता है। और फाइनली टूर्नामेंट का पहला मैच जिन की टीम जीत चुकी थी और अगला मैच जिन और पार्क एलपीओ के बीच में होने वाला है। ये वाला मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिन और पार्क एक दूसरे से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद एक के बाद एक करके एक दूसरे पर लात घुसा मारना ट्राई करते हैं। वो दोनों की पावर काफी खतरनाक थी पर पार्क एलपीओ की पावर काफी ज्यादा बेहतरीन थी। जिन तो से छू भी नहीं पा रहा था और वहीं पर पार्क एलपीओ एक के बाद एक करके जिनको पेले जा रहा था। जिनकी पावर तो बहुत कम थी और जैसे ही धुआं साइड होता है कि इतने में ही हम देखते हैं जिन अपने ड्रैगन वाले रूप को समन कर देता है और उसके बाद एक के बाद एक करके उस पर किक कॉम्बो चलाना शुरू करता है। हालांकि पार्क भी बिल्कुल कम नहीं था, वो एक के बाद एक करके अपने चाकरों को एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद जिन पर अटैक करना शुरू करता है। जिन कहीं ना कहीं हारने वाला था कि इतने में ही वो लोग फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिन एक बार फिर से मूनशाइल का यूज करता है और उसके बाद हान की टेक्निक का यूज करके पार्क पर पहली बार इस मुकाबले में वार कर देता है। और अब पार्क एलपीओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अचानक से अपने ऑरा को एक्टिवेट कर देता और अपने गॉड फॉर्म को भी अचीव कर देता है। वो बिल्कुल नारुतो जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने कुरमा को खा लिया है और अब उसका पावर लेवल बिल्कुल इमेंस हो चुका है। पार्क जिन को बताता है कि इस वक्त वो गॉड फॉर्म को अचीव कर लिया है और इस वक्त तो जिन उसे भी बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। हालांकि जिन मारने वालों में से कहां था, वो एक के बाद एक पंच करता है पार्क एलपीओ पर पार्क के चारों एक अजीब सा ऑरा लग चुका था जिस वजह से जिन उसे छू भी नहीं पाता। अचानक से पार्क एलपीओ के पास काफी क्रेजी पावर आ चुकी थी। वो 100 बार जिन को पीटना शुरू कर देता है और अब जिन ने मुकाबले के बीच में ही पार्क एलपीओ की निंजा टेक्निक को भी समन कर दिया था और उसके बाद पार्क एक जोरदार मुक्का जिन पर जड़ देता है जिससे कि जिन को कुछ भी नहीं होता और पार्क को भी कुछ नहीं होता। पार्क अपने चाकरा को एक्टिवेट कर देता है, फायर वुल्फ को जिन के चारों ओर बिल्कुल समन कर देता है और जिंदगी में पहली बार जिन अपने चाकरा को एक्टिवेट करता है जिस कारण उसकी आंखें भी ब्लू हो चुकी थी। वो एक अचानक से बवंडर को समन कर देता है और अब तो जिन एकदम गॉड लेवल बन चुका था, उसके पावर भी गॉड फॉर्म आ चुकी थी। वो सबसे पहले तो पार्क एलपीओ को हवा में काफी ऊंचा उठाता है और अचानक से आसमान से एक बहुत बड़ा हाथ आकर पार्क एलपीओ को रिंग में गिरा देता है और अब फाइनली पार्क हार चुका था और जिन जीत चुका था। और उसके बाद जिन पार्क को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो सही भी है या फिर नहीं। पार्क जिन को बेस्ट ऑफ लक बोलता है जीगल से लड़ने के लिए क्योंकि फाइनल में उनका सामना जीगल से होने वाला है, यानी कि उसी एमसीजन वाले लड़के से। इतने में ही हम देखते हैं कि उस वर्ल्ड का पूरा वेदर बिल्कुल खराब हो चुका है। आसमान में पूरे के पूरे लाल बादल छा चुके हैं और इतने में ही पार्क अनाउंस करता है कि टूर्नामेंट को रद्द किया गया है क्योंकि अब डिमोनिक किंग ने उनके वर्ल्ड में एंट्री ले ली है। लेकिन अब उसी के साथ साथ जिन भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है क्योंकि अब उसने अपनी मूंगफली के साथ खेलना भी बंद कर लिया है। और अब अचानक से हम देखते हैं कि इंसानी दुनिया में एक अजीब सा गेट खुलता है और ये गेट कोई नॉर्मल गेट नहीं बल्कि डिमोनिक वर्ल्ड का गेट था। उस गेट में से बहुत खतरनाक प्राणी आने लग जाते हैं और वो प्राणी काफी ज्यादा खतरनाक थे और ये सभी के सभी लोग डीमन किंग के चेले थे। वही हम देखते हैं कि जीगर और एलपीओ आपस में लड़ रहे थे और एलपीओ ने अपना खतरनाक वाला रूप धारण कर लिया था और वो भी कूर्मा वाला, पर जीगल भी काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके पास भी अब गॉड फॉर्म आ चुकी थी। अचानक से जीगल अपने में से कुछ खतरनाक प्राणियों को समन कर देता है जो कि बिल्कुल एकदम ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे। उन ज़ॉम्बी की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। जीगल अचानक से 10 टेल्स को समन कर देता है और एलपीओ को खा लेता है और अब जीगल की पावर खतरनाक हो चुकी थी। अचानक से वो मॉन्स्टर एक गुब्बारे में फूट जाता है और वो जैसे ही गुब्बारा फूटता है उसमें से पार्क एलपीओ और जीगल बाहर निकलते हैं और उसी के साथ साथ एक चाबी भी। अचानक से जीगल उस चाबी को पकड़ लेता है अपने मुंह से, पर अचानक से वहाँ पर एक खतरनाक प्राणी आ चुका था। वो प्राणी काफी ज्यादा खतरनाक था जिसके बाल की पूरे सफेद थे और ये कोई और नहीं बल्कि खुद डिमोनिक किंग ही है और यही मैन विलन है। इसका मैन मकसद यही है कि इंसानियत को मिटाना चाहता है और जीगल भी इसके साथ मिला हुआ है। वो बोलने वाला होता है कि मैं इंसानियत को पूरी तरीके से राख में बदल दूंगा, पर इतने में ही वहाँ पर हमारा मैन हीरो आता है यानी कि जिन और उसे एक किक मारकर वहाँ से दूर भगा लेता है। और अब अमेरिका को भी ये बात पता चल चुकी है कि कोरिया में पूरी तबाही मच चुकी है और वो उन पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाले होते हैं कि इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खड़ी मूर्ति आ चुकी है और वो अचानक से पृथ्वी पर धंसने वाली थी जिसके कारण पूरी पृथ्वी तबाह भी हो सकती थी। पर पार्क अपनी पावर का यूज करके उस मूर्ति को हवा में ही दबा लेता है और उन बाकी सभी बच्चे कुछ लोगों को किसी नए वर्ल्ड में समन कर देता है। हम देखते हैं कि जिन जैसे तैसे करके उस वर्ल्ड में आ चुका है। वो सबसे पहले तो पार्क एलपीओ के पास जाता है और उसके बाद अपने एक्यूपंक्चर वाली टेक्निक का यूज करके उसकी इंटरनल ब्लीडिंग को रोक लेता है। वहाँ हम देखते हैं कि डिमोनिक किंग काफी ज्यादा खतरनाक में बदल चुका है और उसके बाद पार्क एलपीओ जिनको वही चाबी देता है जो कि डीमन किंग को चाहिए। उसके बाद वो भटकते भटकते फाइनली अपने दोस्तों तक यानी कि हान और मीरा तक पहुंच चुका था और हान और मीरा उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि अब जीगल पूरी तरह से पागल हो चुका है और अब तो उसने डीमन किंग की आरती उतारना भी शुरू कर लिया है। उसके बाद जीगल जिन को मारने के लिए धमकी भी देता है, पर इतने में ही जिन
जोर से जीगल को बोलता है कि उसे उसकी मम्मी काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि इस बात को सुनकर जीगल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपनी मम्मी को दूसरी शादी करते हुए देखना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे बस जिन पर अटैक करना चालू कर देता है और जिन भी उसे बस बिना रुके ही पेल रहा था। हम देखते हैं कि जीगल तो काफी ज्यादा खतरनाक दृश्य में बदल चुका है, वो एक अजीब से प्राणी में बदल चुका है। अचानक से टेलीपोर्टेशन खत्म होती है और वो लोग अब नॉर्मल वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वो मूर्ति भी अब अर्थ में धंस चुकी है, यानी कि अब पार्क मर चुका है और जीगल तो पूरी तरीके से बावला हो चुका था। उसे कैसे भी करके वो चाबी तो चाहिए ही थी। उसके बाद वो जिन की चड्डी में से अपनी मूंगफली डालकर वहाँ से चाबी ले लेता है और अचानक से अपने पेट में डालकर उसे खा लेता है। ये जीगल तो काफी ज्यादा घिनौना आदमी बन चुका था। जैसे ही जीगल को वो चाबी मिलती है वो अचानक से एक छोटे से इत्तू से बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है और अचानक से उस बच्चे के पर भी कन्वर्ट हो चुके थे। अचानक से ही जीगल अब गॉड और डेविल में कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि अब जीगल के पास क्रेजी पावर आ चुकी थी। और ये देखकर बाकी के सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग आपस में प्लानिंग कर ही रहे थे कि आखिरकार वो लोग जीगल को कैसे हराने वाले हैं, पर इतने में ही जीगल अपनी गॉड स्पीड की हेल्प से मीरा को पेल देता है। जीगल अपनी एक उंगली से मून स्टाइल यूजर मीरा को हरा देता है और उसके बाद जिन भी अपने ऊपर एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज करके अपनी इंटरनल ब्लीडिंग को रोक लेता है और साथ ही साथ में उसके दोस्त भी अपनी गॉड फॉर्म को अचीव कर देते हैं। पर निठल्ले जिन ने अभी तक अपने गॉड फॉर्म को अचीव किया ही नहीं था। इतने में ही उसके पास काफी क्रेजी पावर आ चुकी थी। वो उसके ऊपर एक लाल ऑरा को फेंक लेता है, पर वो लोग तो उसे भी रोक नहीं पाते। जिन मरने वाला था कि इतने में हान अपनी बलि देकर उन दोनों को बचा लेता है। ये काफी ज्यादा ट्रैश लड़के थे और ये सब कुछ देखकर जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब फाइनली वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो अपनी मूंगफली की कसम खाता है और बोलता है कि मैं हान की बलि का जरूर बदला लूंगा। अचानक से जिन को फिर से नशा चढ़ता है और उसके पास गॉड फॉर्म आ चुकी थी। वो मंकी किंग में कन्वर्ट हो चुका था। उसके पास एक बहुत बड़ी छड़ी आ चुकी थी। वो जीगल से भी काफी ज्यादा क्रेजी बन चुका था। उसके पास काफी खतरनाक पावर आ चुकी थी। उसके पास कोई गॉड फॉर्म नहीं बल्कि वो खुद ही एक गॉड बन चुका था। वो सबसे पहले जीगल पर लाइटनिंग बोल्ट का यूज करता है पिकाचू की तरह और जीगल को अधमरा कर लेता है। पर जीगल कहाँ मानने वाला था, वो तो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल चुका था कि अचानक से ही पार्क एलपी और बाकी के सभी लोग अपनी ड्रैगन फॉर्म और अपनी गॉड फॉर्म का यूज करके जीगल को ही पेल देते हैं। और अब फाइनली इस मूवी का मैन विलन बिल्कुल हार चुका है और ये पृथ्वी भी बच चुकी है। पर इतने में ही वहाँ पर एक महिला आकर जिनके सर पर तबला डालती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा मेहनत की थी। अरे आंटी तुम मुझे क्यों मार रही हो? और ये कोई और नहीं बल्कि एक एंजली थी। और अब फाइनली जो कि जिन टूर्नामेंट जीत चुका है ये उसकी किसी भी विश को पूरा कर पाएगी। और उसके बाद जिन अपने दादा को वापस लाने के लिए कह रहा होता है कि वो इतने में ही वो बीच में ही रुक जाता है। वो अपने दोस्तों की हालत को देखता है और उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। इस लड़ाई के दौरान कुछ लोगों ने तो अपने हाथों को, कुछ लोगों ने तो अपने पैरों को भी खो लिया था। वो लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे दोस्त वापस से एकदम ठीक चाहिए। भाई क्या ट्रैश बच्चा है यार ये। उसके बाद ना सोचते हुए एंजल भी उसकी विश को कंप्लीट कर देती है और ये सुनकर बाकी सभी के सभी लोग भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। ये बिल्कुल निस्वार्थ फैसला था और उसके बाद थकने के बाद जिन एक बहुत गहरी नींद में सो चुका है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।